आज की क्लास के अंदर बच्चों टॉपिक आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आधुनिक भारत के अंदर मैं जो आधुनिक भारत मानता हूं वो मानता हूं कि इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन का आगमन या कमिंग ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन कंपनी जब यहां पर आई। तो टॉपिक लिख देता हूं, मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। ठीक है, और इसके अंदर जो आपका पहला टॉपिक बनेगा वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन। तो सबसे पहले तो आपको स्टोरी समझनी कि यूरोपियन यहां पर आए क्यों। देखो, हर किसी के आने का एक रीजन होता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई लड़की आई है तो उसका भी कोई रीजन होगा, आप किसी के साथ जुड़े हो तो आपका भी कोई रीजन होगा। हर चीज के पीछे कारण होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा साइंस कहती है। तो साइंस बोलती है कि भाई किसी ना किसी चीज का कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा होगा तो भाई साहब ऐसा नहीं अपनी जेब में रख के अपने घर चला गया, तो उसने भी उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की। तो यहां पर मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आप रीड आउट कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो उसके पीछे का लॉजिक या उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश किया करो। अब कई लोग क्या होते हैं कि लड़की छोड़ के चले गई, कारण जानो, और 4-5 साल उसी में निकाल देते हैं। तो भाई इतना टाइम खराब नहीं करना है, टाइम बड़ा ही प्रेशियस है। आज है आपके पास, कल क्या पता किसी और के पास हो वो टाइम। तो टाइम अगर बीत गया तो कुछ नहीं है भाई, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए चलो। तो मैं बता रहा था कि लॉजिक होता है हर चीज का, जो भी आप चीज पढ़ते हो उसके पीछे का लॉजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर टॉपिक लिखा अराइवल ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन का आगमन। यूरोपियन क्यों आए, और सबसे पहले पुर्तगाल ही क्यों आया, फिर डच ही क्यों आया, फिर अंग्रेज ही क्यों आए, फिर डेनिश ही क्यों आए, फिर फ्रांस ही क्यों आए। इनके आने का एक ऑर्डर है, इनके आने का एक लॉजिक है कि अगर फ्रांस जब इतना मजबूत है तो इतनी लेट क्यों आ रहा है, ब्रिटेन पुर्तगाल के बाद क्यों आया। तो इन सब की स्टोरी आपको जानने को मिलेगी। एक एक चीज मैं जो है डिटेल के अंदर बात करूंगा। तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, लॉजिक के साथ चीजें कवर करनी, मतलब जहां पर आपका माइंड खुले कि अच्छा बात तो यहां पर हो रही है। हम तो अब तक रटते जा रहे थे कि पहला नागरिक वास्को डी गामा भारत आया, और रटते हो ना कि फर्स्ट पुर्तगीज अराइवल इन इंडिया दैट इज वास्को डी गामा 1498। तो 1498 में वास्को डी गामा आया। तो हमारे हरियाणा में तो एक है, पूछते भाई वास्को डी गामा कद आया, बोले जी जाडे में आया था। ठीक है, तो वो कहावत यहाँ पर चलती है। तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जाडे का मतलब क्या होता है। खैर, जैसे ही जाडे का मतलब आ रहा है, मतलब सर्दियों का मतलब आ रहा है, मेरे को पता आप लोग सर्दियों को मिस कर रहे हो, और मिस तो किसी और को भी कर रहे हो। तो भाई सर्दियां होती है ऐसी, अपने शाम का टाइम हो, अपने रजाई में घुस गए। तो यहाँ तो 2-3 किस्म के लोग दिखाई देते हैं। एक तो वो है जो सर्दियों में छुपके, मतलब रजाई के अंदर छुपके बात करते हैं, मेरे बच्चे की याद आ रही है मेरे को, मतलब बिल्कुल आराम से इस तरीके से बोलेंगे भाई बगल में कोई सुन ना ले। मैं तो खैर आसपास की चीजें देखता हूँ, तो आप लोग भी ये चीज नोटिस करते हैं। और दूसरे वो लोग मिलते होंगे जो जैसे ही शाम का टाइम हुआ, लो भाई खुल गई बोतल। ठीक है, तो अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं। तो जाडे का मतलब यहाँ पर सर्दी होता है। खैर भाई हंसी मजाक करना जरूरी, क्योंकि हंसी मजाक के बिना बात नहीं बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं अराइवल ऑफ यूरोपियन, ये आपका पहला टॉपिक है, ये समझाने वाला हूं। ठीक है, इसको समझने से पहले आप लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि यूरोपियन कंपनी क्यों आई। देखो, टाइम पीरियड अगर आप लोग देखोगे 15th सेंचुरी के आसपास का टाइम पीरियड, मतलब अगर मैं बात करूं 1450 के बाद उनकी घटनाएं, तो इससे पहले इसके आसपास आप लोग को क्या दिखाई देगा कि यहां पर जो यूरोपियन है वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। और भाई यहां पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है कि भाई एक जगह से सप्लाई हो रही है और दूसरी जगह से उसकी डिमांड है। तो कहीं ना कहीं दोनों में इक्विलिब्रियम बना हुआ है, दोनों के अंदर साम्यावस्था बनी हुई है। एक जगह से चीजें आ रही है, दूसरी जगह से उसकी डिमांड सप्लाई दोनों चीजें बराबर चल रही है। ठीक है, और सब हर कंट्री के पास अपना एक शहर है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई महंगे गुड्स चाहिए, ओरिएंटल गुड्स चाहिए, प्रीशियस आइटम्स चाहिए, तो वेनिस शहर बसा हुआ है। मसाले वगैरह के लिए भी दूसरी कंट्री, तो हर कंट्री यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेब्लिश है, वो लोग अपनी फैक्ट्रियां वगैरह चला रही है। तो यहां पर होगा क्या कि एक तरफ से सप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ से डिमांड है। डिमांड सप्लाई दोनों चीजें बिल्कुल बराबर चल रही है। अब देखो क्या हुआ, जब डिमांड और सप्लाई की चीजें बिल्कुल बराबर चल रही है तो प्रॉब्लम किससे आई। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, आपका एक फिक्स रूट होता है कि भाई इस रास्ते से जाना है। ठीक है,
इस रास्ते से जाना है मेरे को। मान लो कि आपको दिल्ली से फरीदाबाद पहुंचना है और आप उसी रास्ते से ट्रेड कर रहे हो, रूट कर रहे हो, या आप फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ रास्ता हो सकता है। अचानक से क्या हो कि वो रास्ता बंद हो जाए। बंद क्यों हो जाए? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या उसको कोई कैप्चर कर ले। जब वो रास्ता रुक जाएगा तो मेरे को ये बताओ भाई, आपको तो पहुंचना है कहीं ना कहीं, तो आप कोई ना कोई नया रास्ता देखोगे, नई चीजें देखोगे। तो यहां पर क्या ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसी कुछ घटना हुई थी, उसके ऊपर मैं बात करूंगा अभी डिटेल के अंदर। तो उसको समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इंडिया के साथ कैसे चीजें हुआ करती थी। तो एक बार मैं थोड़ा आप लोगों को मैप दिखा देता हूं अराइवल ऑफ यूरोपियन के अंदर। तो देखो यहां पर आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा, ये आज का मैप है लेकिन इसको उस तरीके से दिखाई दे दिया, ठीक है। तो यहां पर आपको पुर्तगीज, स्पेन ये सब दिखाई देंगे। यहाँ पर टर्की का रीजन, ग्रीक का रीजन, एक कॉन्स्टेंटिनोपल रीजन है, कस्तुनतुनिया जिसको हिंदी में बोलते ये है। तो दूसरा क्या देखोगे, अरेबियन सी है, अरब सागर है। तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये इंडिया है, ये अपना भारत है जिसको आप लोग देख रहे हो, अपना भारत, महान भारत। और दूसरा क्या है, ये टर्की, ये आसपास का रीजन। ये पूरा का पूरा आपको दिखाई देगा कि मुस्लिम रीजन हुआ करता था। और इंडिया से कनेक्ट करने का ये एक ट्रेड रूट था जो भारत को कनेक्ट करता है। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, AC, ए का मतलब अरब वगैरह और सी का मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल रीजन, मतलब कस्तुनतुनिया रीजन। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है ना, ये लैंड एरिया है, लैंड रूट है, स्थल मार्ग है जो इंडिया को कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं। आज का जो टर्की है, कॉन्स्टेंटिनोपल रीजन है, तो उसके, तो ये स्थल मार्ग है। तो जितने भी जैसे पुर्तगाल हुआ, चाहे स्पेन हुआ, जो कोई भी ट्रेड करता था तो कहीं ना कहीं स्थल मार्ग से कर रहा है, लैंड रूट से कर रहा है। जब ये लोग लैंड रूट से कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं तो 1453 के अंदर क्या होगा, 1453 के अंदर ये कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो कस्तुनतुनिया जो मार्ग है, ये वाला जो रास्ता, ये कहीं ना कहीं रुक जाएगा। भाई रास्ते को रोक लिया कहीं ना कहीं, और किसने रोका, कैसे रोका, क्या कुछ चीजें हुई, अभी बात करेंगे हम लोग। अब आप खुद सोचो, देखो ये रीजन है पूरा का पूरा मुस्लिम, ये रीजन आपको दिखाई देगा क्रिश्चियन। तो एक तरफ क्रिश्चियन है और एक तरफ मुस्लिम है। तो भाई ऐसा करते, आ जाओ दोनों लड़ लेते, दोनों हाथ हाथ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि ट्रेड इनको भी करना है और ट्रेड इनको भी करना है। जब दोनों को ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं दोनों का रिलीजन अलग है। और भाई जब एक जगह पर 5 एक किस्म के लोग होंगे, उनके बीच में कंपटीशन होगा, तो कहीं ना कहीं लड़ाई तो होनी है। आपने भी देखा होगा, जैसे आप बचपन के अंदर जब क्रिकेट खेलते थे या जब कुछ कोई भी गेम खेलने जाते थे, खैर अब तो बड़े हो गए, अब तो दूसरे टाइप के गेम खेलते हो आप लोग, ठीक है। PUBG की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ और मत ले जाना। आज की जो यंग जनरेशन है वो 2 ही चीज़ों में अपना टाइम बिता रही है, या तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ वगैरह देखते हुए, या फिर PUBG वगैरह के अंदर। कहोगे नहीं सर हम तो पढ़ते भी, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां पर दूसरा क्या है कि आपको दिखाई देगा कि एक तरफ मुस्लिम है और एक तरफ आपको क्रिश्चियन दिखाई देंगे। तो ये 2 चीजें दिखाई देगी। और दूसरा ट्रेड सबको करना है। जब ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं इनके जो इंटरेस्ट थे वो कहीं ना कहीं रुक रहे थे, कहीं ना कहीं बाधित हो रहे थे। अब देखो आगे क्या होगा। हुआ ये कि इंडिया और टर्की, ये जो रीजन है, ये लैंड एरिया हुआ करता था, स्थल मार्ग हुआ करता था पूरा का पूरा। आप इसको अच्छे से देखना, इंडिया है और दूसरा ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल रीजन है, जिसको हिंदी में कस्तुनतुनिया बोलते हैं, 1453 के अंदर इसको कैप्चर कर लिया गया था, इसको रोक दिया गया था और ओटोमन टर्क्स के द्वारा, मतलब तुर्की ने इस पर कब्जा कर लिया था पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा रुक गया। तो कहीं ना कहीं टर्की से और इस वाले रीजन से इस वाले रीजन में जो ट्रेड हुआ करता था, जो व्यापार हुआ करता था, वो भाई रुक गया। तो रुक गया तो ये पुर्तगाल, जो स्पेन, ये जो कंट्री है, इनको प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम होगी तो कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढेंगे। तो यहां पर ये रुका कैसे और उस वॉर का नाम क्या था, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं बैक साइड चलते हुए। अब देखो 1453 मैं लिख देता हूं, 1453 के अंदर, 1453 के अंदर क्या हुआ, एक तरफ तो थे अरब, अरेबियन, अरब मतलब मुस्लिम, इसको सरा सैनिक भी बोल देते हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा 1453 के अंदर एक तरफ थे क्रिश्चियन, इसको बेंजेटाइन की वॉर भी बोलते हैं, बेंजेटाइन का युद्ध, बेंजेटाइन का युद्ध। तो 1453 में आपको दिखाई देगा जो अरब मुस्लिम थे, जो ये वाले थे, इनकी विक्ट्री हुई, इनकी जीत हुई। तो जीत हुई तो इन्होंने
किस मार्ग पर, किस रूट पर कब्जा कर लिया? कस्तुंतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल रूट पर कब्जा कर लिया। मतलब जो लैंड रूट था वो ओटोमन टर्क्स के अंदर आ गया। तो कहीं ना कहीं इनकी जीत हुई, इन लोगों की हार हुई। तो ये जो 1453 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पे जो अरब मुस्लिम थे उनकी जीत होती है और वो लोग इस रास्ते को रोक देते हैं। अब भाई रास्ता रुक गया तो कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत हुई। और ये लोग क्रिश्चियन थे, पुर्तगाल, स्पेन वगैरह, ये जो पूरी यूरोपियन कंट्री है, इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई। अब दूसरा क्या है भाई, अगर इंडिया से ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं ये जो अरब जो लोग हैं, जो ये मुस्लिम जो लोग हैं, इनको इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा, इनको मध्यस्थ बनाना पड़ेगा। आप खुद बताओ कि अगर आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते हो और वहां पर अगर कोई कब्जा कर ले, कोई अक्वायर्ड कर ले, तो अक्वायर्ड कर लेता है तो कहीं ना कहीं आपको मीडिएटर की आवश्यकता पड़ती है। भाई साहब ट्रेड अच्छा करना है, व्यापार अच्छा करना है, और जब व्यापार अच्छा करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट चाहिए, कहीं ना कहीं मध्यस्थता चाहिए। ये इंटरमीडिएट बहुत जगह पर काम करते हैं। जैसे आज के टाइम पे आपने देखा होगा जो शादियां होती है तो जिसको बिचौलिया बोलते हैं, बिचौला बोलते हैं, तो उस टाइम पे भी काम करते हैं। तो ये लोग इंटरमीडिएट कहीं ना कहीं यहाँ पर भी, हालांकि ये लोग शादी करवाने वाले नहीं थे, ये लोग तो व्यापार को लेकर जो इंटरमीडिएट थे वो आपको दिखाई देगा। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, बेंजेटाइन का जो युद्ध था, जो बेंजेटाइन का जो वॉर था, भाई हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश वाले भी बेंजेटाइन सेम वर्ड है क्योंकि हिंदी इंग्लिश में चेंज नहीं होगा। तो एक तरफ अरब मुस्लिम, एक तरफ क्रिश्चियन, और जीत हुई किनकी? कहीं ना कहीं अरब मुस्लिम, इनकी जीत हुई। और किस मार्ग पर कब्जा कर लिया गया, किसको कैप्चर कर लिया गया? 1453 में कस्तुंतुनिया रूट को रोक लिया गया। पहली चीज तो ये समझ में आई कि रूट रुक गया। दूसरा क्या हुआ, अगली चीज समझनी है आपको। अगला मैं चलता हूं अगले पॉइंट के ऊपर। जब ये 1453 के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल ये रुक जाएगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीपीटी पे भी दिखा देता हूं। देखो, पुर्तगीज इन इंडिया, भारत में पुर्तगाली, रोमन एम्पायर जो हुआ करता था वो रुका। अरब स्टैब्लिश देयर डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्सिया, जो इजिप्ट और पर्सिया जो क्षेत्र हुआ करते थे उन पे किनका डोमिनेशन, किनका अधिकार क्षेत्र आ गया? अरब का। वो अभी हम लोगों ने बात की। तो उससे अंदर उसके बीच क्या हुआ कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो था वो यूरोप और इंडिया के बीच वो डिक्लाइन हो गया। अभी मैंने आप लोग को उस युद्ध के अंदर बताया, बेंजेटाइन के वॉर के अंदर, कि उस युद्ध के अंदर जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो टूट गया। और मैंने इंटरमीडिएट की अभी आप लोगों के सामने बात की कि जो मध्यस्थ था, जो अरब था, वो कहीं ना कहीं निकल कर आया। बच्चों एक एक पॉइंट को स्टोरी की तरह समझते हुए चलना है, कहानी की तरह कि हाँ ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। अच्छा, इसको आप इस तरीके से देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री इन पुर्तगाल और डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, अरब एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, ये डिक्लाइन हो गया। तो ध्यान रखना कि इंडिया और यूरोप के बीच जो सीधा व्यापार, सीधा कांटेक्ट होता था वो डिक्लाइन हो गया। और भाई आप खुद सोचो, जब एक और दूसरे व्यक्ति के बीच सीधा कांटेक्ट जब समाप्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी नीड पड़ती है? एक इंटरमीडिएट की। अब आप खुद सोचो कि मान लो आप ए हो, ऐसा मान लो, दूसरा पर्सन है बी, ए और बी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट छूट गया और ए और बी के बीच बिल्कुल बातें नहीं हो रही, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बात करने के लिए इंटरमीडिएट को लेकर आओगे कि भाई जाकर बात करो उससे, क्या बात है। इस इंटरमीडिएट का आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल जब आप किसी लड़की को प्रपोज करने जाते हो और आप डरते हो, बिल्कुल घबराते हो, तो उस टाइम पे आप किसी इंटरमीडिएट को लेके आते हो, किसी दोस्त वगैरह, ओ भाई बोल दे, एक बार बोल दे यार, बहुत सच्चा प्यार करता हूँ। खैर आप लोग का प्यार तो ऐसा हो जाए कि हर दूसरी लड़की के साथ सच्चा प्यार ही होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, मेरा एक दोस्त है, तो मैं उससे पूछता हूँ भाई साहब क्या हालचाल है? कहता है बढ़िया है। मैंने कहा कितनी? कह रहा कि भाई साहब 5 गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा फिर सच्चा प्यार? कह रहा 5 से। मैंने कहा भाई मान गए तेरे को तो 5 के 5 के साथ। तो खैर वो इंटरमीडिएट की बात कर रहा था। ए और बी के साथ जो इंटरमीडिएट है, ए और बी के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट छूटा तो किसकी जरूरत पड़ी? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कौन होगा? वो अरब होंगे, और अरब कहीं ना कहीं यूरोप और इंडिया के बीच में ट्रेड का काम करवाएंगे। तो देखो दूसरा क्या था, जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट छूट गया किसके बीच में? यूरोप और इंडिया के बीच में। किसका? कहीं ना कहीं क्रिश्चियन का। तो किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? इंटरमीडिएट की। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मसाले हुआ करते थे, स्पाइसेस, जो सिल्क, जो प्रीशियस स्टोन हुआ करते थे, इंडियन कमोडिटी, भारतीय बाजार के, वो इफेक्टेड होंगे। और भारतीय बाजार के ही क्यों, यूरोप के भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि इन सारी चीजों की सप्लाई हो रही है और डिमांड कहां पर है? यूरोप के अंदर। अब आप कहोगे सर मसाले, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं मसाले। भाई साहब मसाले आपने देखा होगा, यूरोप जो है वो ठंडी कंट्री है,
तो जब वो ठंडा प्रदेश है तो ठंडी कंट्री है, तो ठंडी कंट्री वहाँ के लोग ज़्यादा क्या खाते हैं, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा मांस वगैरह, मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो वहाँ पर भी मसाले ज़्यादा चाहिए, उसमें भी मसाले ज़्यादा चाहिए। और दूसरा उसको प्रिजर्व करने के लिए काली मिर्च वगैरह ये सब ज़्यादा चाहिए, और भारत के अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, इंडिया में आपको दिखाई देगा कि ये एक तट है, ये कोस्ट है जिसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ऐसे याद रखना, मैं से मालाबार और मैं से मसाले और मैं से माँ और मैं से महबूबा, ठीक है। तो मैं उस महबूबा की बात नहीं कर रहा जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो ये जो मसाले हैं ये इस रूट पे हुआ करते थे। अब ये क्यों हुआ करते थे ज्योग्राफी के अंदर और अच्छे जान लोगे। तो मसाले यहाँ पर हो रहे और इन मसालों की कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर सप्लाई हो रही है। और जब ये मसाले कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं भारत का जो कमोडिटी थी, भारत की जो वस्तुएं थी वो इफेक्ट होगी, और भारत के साथ साथ यूरोप भी इफेक्ट होगा। डिमांड सप्लाई वाला रूल याद रखो, अभी 2 मिनट के पहले मैंने आप लोगों को बताया था। खैर, तो मैंने बताया कि डोमिनेशन हो गया था इजिप्ट और यूरोप का, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट छूट गया था, इसलिए मध्यस्थ आए, बिचौलिए आए। दूसरा क्या था, जो मसाले थे, जो सिल्क थे, जो प्रीशियस स्टोन थे भारतीय बाजार के, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुए। खैर, आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं और तुरंत जवाब दो, वो मेरे को पता है आप मेरे को बताओ कि 1453 के अंदर कौन सी वॉर के अंदर जो अरब और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन के बीच में हुई थी, और कौन सा ट्रेड रुक गया था। तो आप तुरंत जवाब दोगे सर, बेंजेटाइन की वॉर, बेंजेटाइन का युद्ध। और उसके अंदर क्या हुआ, अरब मुस्लिम की जीत हुई, और अरब मुस्लिम की जीत हुई, क्रिश्चियन की हार हुई। और उन सारी चीजों की वजह से कस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल जो रूट था वो कहीं ना कहीं रुक गया, और रुका तो वो किसके कैप्चर में आ गया, कहीं ना कहीं ओटोमन टर्क्स के अंदर। और इंटरमीडिएट कौन बने, अरब्स एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन, और अरब इंटरमीडिएट बने, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यूरोप और इंडिया के बीच में छूट गया था, डिक्लाइन हो गया था। ये अब तक की स्टोरी आपने सुनी है। खैर, ये तो आपने एक पहलू जाना है, कहानी का भी अगला पहलू बाकी है मेरे दोस्त, तो बने रहना मेरे साथ। तो अगला हिस्सा हम लोग जानते हैं। कहोगे इतनी सारी चीजें, बिल्कुल भाई, आप एक नजरिए से मत देखो, हर नजरिए से देखो, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल देखो। आप खुद सोचो कि अगर कोई आपको याद कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे का भी कारण हो सकता है। आप अपने नजरिए से मत देखो कि नहीं मेरी याद नहीं आती, मेरा ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई साहब, सारे नजरिए देखो, दिमाग की बत्तियां खुली रखो, चारों तरफ सब कुछ देखो जो देखने की चीज है। बाकी ऐसी चीजें मत देखना कर, वो मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग आगे की स्टोरी कैसे बनी। ये तो एक पहलू मैंने बताया, एक सिक्का कौन सा बताया, जो वॉर था, जो लैंड रूट था वो रुका। उसके बाद आगे देखो क्या हुआ। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरी स्टोरी की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा आपको दिखाई देगा 15th सेंचुरी के अंदर। 15th सेंचुरी के अंदर आपको दिखाई देगा, एक तो टाइम पीरियड था रेनेसा का, लिख देता हूं, टाइम पीरियड था रेनेसा, इसको हिंदी में कहा जाएगा पुनर्जागरण। बच्चों याद रखना, ये रेनेसेंस नहीं है, ये रेनेसा है। तो रेनेसा टाइम पीरियड है, पुनर्जागरण। चिंता मत करो, खुद मैंने 6 महीने में याद किया है। जैसे आप लोग की इंग्लिश है ना, वैसी मेरी है। तो रेनेसा टाइम पीरियड है, पुनर्जागरण काल है। अब आप कहोगे ये क्या है, नाम से पता चल रहा, पुनः जागरण। जागरण, ये माता जी का जागरण नहीं है कि भाई रात के टाइम पे जागरण किया और सुबह हो गए, मतलब पुनः जागरण, मतलब जागना। जागरण का मतलब जागना, मतलब कहीं ना कहीं सोए हुए हैं, और सोए हुए तो दोबारा से जाग गए। और भाई जब जागते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग की बत्तियां खुलती है, और बत्तियां खुलती है तो नई नई चीजें करते हो। आप सोए हुए बिल्कुल टेंशन फ्री हो, रात के टाइम पे कुछ नहीं आपको सुझाई दे रहा, लेकिन जैसे ही आप जागोगे आपका दिमाग है ना 10 जगह दौड़ने लग जाएगा कि यार आज ये वाला काम करना है, आज ये चीजें करनी है, आज वो है, उसको उतने पैसे देने, इतने पैसे लेने हैं, ये चीजें करनी है। तो कहीं ना कहीं जाग जाओगे और कहीं ना कहीं दिमाग खुलेगा। भगवान ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज दी है, वो है आपका दिमाग। जितना उसको घसोगे, जितना ज्यादा यूज करोगे, वो उतना ज्यादा आउटपुट देगा, और जितना कम यूज करोगे वो कहीं ना कहीं कम ही काम आएगा। तो कहीं ना कहीं रेनेसा का पीरियड था 15th सेंचुरी में, 15वीं सदी में, शताब्दी में। तो पुनर्जागरण काल था। इस पुनर्जागरण काल से क्या हुआ, इस पुनर्जागरण से न्यू इन्वेंशन हुए, नई नई खोजें हुई, न्यू इन्वेंशन हुई, नई खोज हुई, नया आविष्कार हुआ। और वो नई खोज क्या क्या थी बता देता हूं। चाहे वो शिप हो, चाहे वो नौसेना हो, उसको लेकर नई नई खोजें हुई। चाहे वो आपका मैपिंग सिस्टम हो, हाँ गूगल मैप बोल लो और तो छोड़ो, वो सिस्टम हो,
उसको लेकर नई नई खोजें हुई। तो पुनर्जागरण, जब व्यक्ति जागा तो कहीं ना कहीं उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट जाग गया, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण जाग गया उसका। मतलब अब वो धर्म इनके ऊपर बात नहीं कर रहा है, अब वो धर्म में नहीं लिपटा हुआ है, अब वो कहीं ना कहीं बात कर रहा है किसके ऊपर, कि भाई नए इन्वेंशन किए जाए, नई खोज की जाए। किसके ऊपर बल दिया जाए? व्यापार के ऊपर, और व्यापार के अंदर जहाज वगैरह जो है उसका डेवलपमेंट किया जाए। जो इकोनॉमी है, जो हमारी आर्थिक गतिविधि है, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। तो नए इन्वेंशन के ऊपर कहीं ना कहीं उसने बल दिया, किसके अंदर? पुनर्जागरण। मतलब वो लॉजिक की बात करने लगा, बोलते हैं ना कि बात बात में लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, तो वो लॉजिक आपको यहीं पर दिखाई देने लग जाएगा जब वो दोबारा से जागा। सोया हुआ था, सोए हुए को आपने जगा दिया, और जगा दिया तो सारी चीजें जग गई। तो भाई साहब इसलिए कहा जाता है कि सोया हुआ इंसान जब तक सोया है तब तक सोया है, और जाग गया तो समझ लो सबसे बड़ा खतरनाक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप 15th सेंचुरी के अंदर, रेनेसां पीरियड के अंदर आपको दिखाई देगा। पुनर्जागरण, नए नए इन्वेंशन हुए, नई नई खोजें हुई। लिख देता हूं मैं, सिर्फ जो नौसेना वगैरह थी वो चीजें यहाँ पर निकल कर आई। कहीं ना कहीं खेत वगैरह को जोतना आसान हो गया, कल्टीवेशन के अलग अलग मेथड आए, वो आपको दिखाई देगा। अगला आपको दिखाई देगा इसी टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं बात कही जाएगी किसके ऊपर? लॉजिक या साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर बात की जाएगी। मतलब विज्ञान की चीजें यहां पर जाएगी। विज्ञान का मतलब होता है जानना, और जानना कैसे? जिसके पीछे कुछ कारण हो। ठीक है, तो 15th सेंचुरी के अंदर अगला कारण बना रेनेसां पीरियड, पुनर्जागरण काल। अब तक आप लोग समझ चुके हो, एक तो कस्तुंतुनिया जो कॉन्स्टेंटिनोपल रूट था वो रुक गया, दूसरा क्या था? पुनर्जागरण रेनेसां पीरियड हुआ। अगला समझना है अगला क्या हुआ। अगला आपको दिखाई देगा यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको दिखाई देगी चीजें। अगला लॉजिक आपको समझना है कि अगला क्या हुआ। देखो, अगला जो 15th सेंचुरी के अंदर जो टाइम पीरियड आएगा वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का जो टाइम पीरियड आएगा। और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, आर्थिक विकास के अंदर क्या हुई? अर्थ का विकास। अर्थ का मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो आर्थिक गतिविधियां है, उनका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। और आर्थिक विकास के अंदर आपको दिखाई देगा कल्टीवेशन, खेत वगैरह को जोतना, नए नए यंत्र निकल कर आएंगे, नई नई चीजें निकल कर आएगी। तो भाई आप एक चीज बताओ, आपका एक खेत है, आपके पास एक खेत है, और उस खेत में अब तक कुछ नहीं हो रहा था, नए नए इन्वेंशन हुए, और नए नए इन्वेंशन से फाइनली क्या हुआ? नए नए इन्वेंशन से कहीं ना कहीं नई नई चीजें निकल कर आई। खेत को जोतना आसान हो गया, प्लोइंग करना आसान हो गया, हार्वेस्ट करना आसान हो गया, काटना आसान हो गया, नई नई फसलें उसके ऊपर उगा पा रहे हो, नई नई क्रॉप उसके ऊपर उगा पा रहे हो, सारी चीजें नई नई हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि जब नई नई चीजें होगी वहां पर, तो कहीं ना कहीं समृद्धि आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, तो कहीं ना कहीं पैसा आएगा। अरे सीधी बात बोलता हूँ, पैसा आएगा कि भाई हमको पैसा चाहिए, पैसा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी आएगी। तो जब वो प्रोस्पेरिटी आएगी तो अपने आप कहीं ना कहीं आप नया बाजार ढूंढोगे, न्यू मार्केट ढूंढोगे। खुद सोचो आप, अगर आपकी जेब में पैसा है, आपके पास प्रोस्पेरिटी है, आपके पास इकोनॉमी है, आपके पास अर्थ है, तो कहीं ना कहीं नई मार्केट भी आप ढूंढते हो, उस पैसे को इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जो आर्थिक विकास हुआ, उस आर्थिक विकास ने भी नई नई डिस्कवरी की, नए नए इन्वेंशन किए, और उसकी वजह से भी, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से भी एक नया बाजार, न्यू मार्केट कहीं ना कहीं खोजी गई। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो मैं सिंपल सा बता देता हूं कि भारत की तरफ ये लोग क्यों आ रहे हैं। वो नया बाजार कहीं ना कहीं आपको किसके रूप में दिखाई देगा? इंडिया के थ्रू, और वो कहीं ना कहीं सी रूट के थ्रू दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर इंटरमीडिएट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखना, एक तो टाइम पीरियड, एक तो हमने देखा कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल रीजन था वो कहीं ना कहीं जो है कैप्चर कर लिया गया था टर्क के द्वारा। 1453 के अंदर बेंजाटाइन की वॉर हुई। दूसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पर, इसी के बाद रेनेसां का टाइम पीरियड, पुनर्जागरण काल। और तीसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। खैर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश के अंदर या ऐसे लिखते हुए चल सकते हो। ठीक है, तो उस मीडियम में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो कॉन्स्टेंटिनोपल रीजन वो कैप्चर हो गया था, रेनेसां पीरियड, पुनर्जागरण काल, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। और कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से एक नई मार्केट, नया बाजार खोजना था। वही डिमांड एंड सप्लाई वाली चीजें याद रखो। और वो नया रूट, नया मार्ग जब खोजना था, जब एक रास्ता रुक गया,
एक रास्ता रुक गया तो दूसरा रास्ता ढूंढोगे, जब एक चली गई तो दूसरी को ढूंढोगे, दूसरी चली गई तो तीसरी को ढूंढोगे, ढूंढते रह जाओगे जिंदगी भर, आपका जीवन इसी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो चीजें आपको दिखाई देगी आगे चलकर वो नए बाजार के रूप में भारत का बाजार दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को मैप दिखाना चाहूंगा, मैप में आपको ध्यान देना है। अब देखो यहां पर है पुर्तगाल और यहां पर है क्या, स्पेन। भाई साहब दोनों में जबरदस्त कंपटीशन चलता था, पुर्तगाल और स्पेन के बीच। एक तो पड़ोसी हो गए, और पड़ोसी भाई कैसा भी हो दुश्मनी होता है। एक कहावत है, ये मैं नहीं कह रहा, चाणक्य कह रहा है कि पड़ोसी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है, एक एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई बाहर का कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में पूछने आता ना भाई कैसा है कैसा नहीं है, तो आपका पड़ोसी नेगेटिव बोलता है ज्यादातर, करे मजाक की चीजें, पर्सनली मत ले जाने इस चीज को। तो पड़ोसी आपका कहेगा कि भाई ऐसा है, ये है, वो है। ठीक है, तो पड़ोसी हमेशा दुश्मन होता है, स्वाभाविक शत्रु होता है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, चाणक्य की स्टेटमेंट है, मैं अपने आप को चाणक्य नहीं मानता। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन ये पड़ोसी है। एक तो इस चीज को लेकर प्रॉब्लम है यहाँ पर, जब पुर्तगाल और स्पेन को प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं ये लोग ट्रेड यहां से भी कर रहे हैं, यहां से भी कर रहे हैं, यहां से भी XYZ जगह से कर रहे हैं। जब सारी जगह से इनका ट्रेड हो रहा है तो ये लोग क्या करते हैं, जहां भी जाते हैं तो आपस में झगड़ते हैं कि भाई साहब तुम यहां भी लड़ रहे हो, तुम वहां भी लड़ रहे हो। तो दुश्मन होता है, चाहे यहां हो चाहे वहां हो। आपका अगर दुश्मन दिल्ली में है, अगर वही दुश्मन आपको पंजाब में दिखाई दिया, चंडीगढ़ में दिखाई दिया, तो दुश्मनी होगा भाई वो। ठीक है, तो यहां पर आगे आपको दिखाई देगा पुर्तगाल और स्पेन, इन दोनों का डोमिनेंस है कहीं ना कहीं इन ट्रेड के ऊपर, इन व्यापार के ऊपर। आगे चलकर देखो होगा क्या, आगे चलकर आपको दिखाई देगा, ये मैंने यहां पर लिख दिया 1494 के में क्या होगा, यहां पर पुर्तगाल और स्पेन के बीच में, गौर से देखना एक बार मैप को, 1494 को 1494 को पुर्तगाल और स्पेन के बीच में। याद करो वास्को डी गामा कब आया था, जाडे में ना, जाडे में नहीं आया, वो कब आया था, 1498 में आया था। और ये कौन सा टाइम पीरियड है, 1494, नजदीक पहुंच चुके हो आप लोग बिल्कुल। ठीक है, तो वास्को डी गामा को भी थोड़ी देर में बुलाने वाले, चिंता मत करो, वो यहीं पर आकर जो है नाश्ता वगैरह सब करेगा। 1494 का टाइम पीरियड था। मैंने बताया पुर्तगाल और स्पेन ये दो कंट्री है, और इनके बीच में काफी झड़प रहती थी, क्योंकि बाजार है, मार्केट है, और मार्केट में एक ही शेयर रहता है भाई। तो पुर्तगाल बोलेगा नहीं मैं शेयर, स्पेन कहेगा मैं शेयर, आ जाओ भाई, एक एक हाथ कर लेते, और दोनों बराबर रहे। जब दोनों बराबर रहे, दोनों की नौसेना बराबर थी, तो कहीं ना कहीं संधि होगी, ट्रीटी होगी। अब आप खुद देखना कि आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जैसे आप सामने वाले के ऊपर भारी पड़ रहे हो तो आप उससे सारी चीजें मनवा लोगे, और अगर आप हल्के पड़ रहे हो तो आप उसकी सारी चीज मान लोगे, और बराबर है तो कहीं ना कहीं बराबरी की चीजें होगी। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ टॉर्डिशेलस होगी। ये जो ट्रीटी हुई 1494 के अंदर, इस ट्रीटी के अंदर देखो क्या हुआ, तो पुर्तगाल ने स्पेन को कहा कि भाई हम तो दोनों भाई भाई, ये पड़ोसी है तू मेरा, और तेरे साथ तो मेरा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता कैसे, उतना खुल के मैं नहीं बता सकता। पुर्तगाल और स्पेन ने कहा कि हम दोनों के बीच तो आपसी बात है भाई, तू यहाँ मैं यहाँ, बिल्कुल नजदीक नजदीक है, मतलब सेम बात है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो वहां तो खैर खून का रिश्ता है नहीं, हाँ बिल्कुल खून का रिश्ता है, कि वो अपना बच्चा है, हम उसके पिता है, बाप है। ठीक है, तो पुर्तगाल और स्पेन के बीच बिल्कुल नजदीकिया है, और जब ये नजदीकिया है तो इन दोनों ने संधि की, टॉर्डिशोल की। तो यहाँ पर जब ये ट्रीटी हुई है, संधि हुई, तो यहाँ पर देखो क्या तरीका निकला। इन्होंने कहा कि भाई दोनों बराबर है, ऐसा करते हैं कि एक लाइन खींच लेते हैं, और उस लाइन में क्या होगा, ये वाला तेरा हिस्सा, ये वाला मेरा हिस्सा। जैसे आप लोग स्कूल टाइम पे करते थे ना कि वो वाली मेरी और ये वाली तेरी, बात खत्म वहीं पर। ठीक है, खैर लेकिन आप लोग ऐसे होते थे, टिकते ही नहीं थे, नहीं हम तो 11th क्लास में है तो 12th क्लास भी हमारी, और 11th क्लास का वो सेक्शन भी हमारा और वो भी हमारी, सब कुछ तुम ही ले जाओगे भैया, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये जो ट्रीटी हुई 1494 में पुर्तगाल और स्पेन के बीच में, दोबारा पूछता हूं कब हुई ट्रीटी, 1494 में हुई, और किस किस के बीच में, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में। और हुआ क्या, सिंपल सी चीज कही गई, स्पेन को कहा गया कि भाई तुम वेस्टर्न रीजन ले जाओ, पूर्व पश्चिमी क्षेत्र ले जाओ। पुर्तगाल को क्या कहा कि भाई तुम ईस्टर्न रीजन ले जाओ, बात खत्म। दोनों बीच में है, इस साइड से तुम व्यापार करोगे, इस साइड से हम व्यापार करेंगे, ना तुम हमारे क्षेत्र में आओगे ना हम तुम्हारे क्षेत्र में जाएंगे, बात सिंपल सी थी। अब आपको दिखाई देगा आगे की चीजें, तो यहां पर चीजें हुई। तो अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जो ईस्टर्न रीजन था,
जो पूर्वी क्षेत्र था, इस ट्रीटी के जरिए वो किसको मिला? पुर्तगाल को मिला। और वेस्टर्न क्षेत्र रीजन किसको मिल गया? कहीं ना कहीं स्पेन को मिला। तो सिंपल सा मैं यहां पर आगे भी बता देता हूं आपको, यहां पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो रूट था, अब आप देखो ये पुर्तगाल और स्पेन यहां पर है, तो उस साइड वाला जो रीजन है वो आपको दिखाई देगा स्पेन के पास चला जाएगा, और ये पूरा का पूरा रीजन किसके पास आ गया? पुर्तगाल के पास। अब आप खुद सोचो, अगर पुर्तगीज इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है इस रूट से ट्रेड करेगा, लैंड रूट से, तो इंटरमीडिएट याद रखना बच्चों, कौन आ गए? अरब आ गए। तो भाई ये तो काम खत्म, इसको तो कैप्चर कर रखा है, इसको छोड़ो, चलो तो कुछ तूफानी करते, नया रास्ता ढूंढते हैं, माउंटेन ड्यू निकालो और कोई नई राह ढूंढते हैं। अब देखो नई राह क्या होगी। तो 1494 से पहले एक बार मैं बता देता हूं आपको, तो 1487 के अंदर एक नेविगेटर था बार्थोलोमियास, तो उनको भाई साहब को भेजा गया पुर्तगाल की सरकार ने कि जाओ आप देख के आओ क्या कुछ कंडीशन है, क्या कुछ है। तो वो भाई साहब उन्होंने क्या काम किया, वो पुर्तगाल से चले, लेकिन अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप आकर रुक गए कि ना भैया अब हमसे ना हो पाएगा, अब इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो वो तो वहीं पर समाप्त हो गए, उसके बाद तो कुछ चीजें नहीं हुई। उसके बाद भी बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, बहुत सारे प्रयास किए गए, और फाइनली एक ऐसा व्यक्ति आता है जिसको आप लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आए और टीचर पीट पीट के रटवाते आया है। वास्को डी गामा पहला नागरिक था जो भारत आया, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। खैर ये पक चुके होंगे आप लोग, मैंने पूरी स्टोरी आप लोग को बता दी है कि 1498 में ही क्यों चीजें हो रही है, ठीक है। तो आपको अब दिखाई देगा इंडिया की चीजें। तो देखो ये वाला रूट रुक गया था, अब नया रास्ता जो कि सी रूट होगा, समुद्री मार्ग होगा, अब उस समुद्री मार्ग को खोजना है। तो वो कैसे आपको दिखाई देगा? इंडिया का समुद्री मार्ग वो ऐसे आपको दिखाई देगा। खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार कंप्लीटली रिवाइज करवा देता हूं पूरा का पूरा। हम लोग अराइवल ऑफ यूरोपियन पढ़ रहे हैं, यूरोपियन का आगमन पढ़ रहे हैं, यूरोपियन कंपनी भारत आई उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और पहली कंपनी जो भारत आई उनका नाम क्या था? पुर्तगाल की कंपनी थी। और बैकग्राउंड हमने समझा कि भारत के अंदर मसाले वगैरह, भारत के अंदर सूती वस्त्र वगैरह, भारत के अंदर लग्जरी गुड्स वगैरह, ये सारी चीजें हो रही है। तो जब ये सारी चीजें हो रही तो भारत एक अच्छी मार्केट, एक अच्छा बाजार है, बड़ा बाजार है। दूसरा क्या है, भारत और यूरोप के बीच जो पहले रूट हुआ करता था, कस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल रूट, वो रुक गया। ऑटोमन टर्क्स ने उसको कैप्चर कर लिया, जो मुस्लिम थे उन्होंने कैप्चर कर लिया। जब ये रूट रुका तो कहीं ना कहीं नया रास्ता खोजना था, और नया रास्ता कहीं ना कहीं अरब सागर सी रूट के जरिए निकलेगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे फिर हम लोगों ने देखा कि इसी टाइम पीरियड में पुनर्जागरण था, रेनेसा पीरियड था, लॉजिक के ऊपर, साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर बात हुई। जब ये नए नए इन्वेंशन होंगे तो कहीं ना कहीं नया नया बाजार खोजा जाएगा। अगला क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, और उस आर्थिक विकास से खेत को जोतना आसान हो गया, क्रॉप, नई नई फसलें निकल कर आई है। तो ये सारी चीजें जब आई है तो कहीं ना कहीं भारत का बाजार उसके लिए सुटेबल होगा। मतलब किसको खोजना है? भारत को। तो भाई ऐसे भारत को सोने की चिड़िया नहीं बोलते कि सोना है यहाँ पर, वो सोना वाला वो वाला सोना नहीं कि आप जिसको बोलते हो सोना बाबू, ये नहीं, और सोना वो गोल्ड वाला भी नहीं है। यहाँ पर सोने का मतलब कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो रही तभी तो ये लोग आ रहे। अब ये दोनों लड़ रहे हैं किसके लिए? ठीक है भाई, कहीं ना कहीं ट्रेड करना है, व्यापार करना है, तो ये सारी चीजें हो रही है। तो अब आप आगे चलकर आपको चीजें दिखाई देगी। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये मैंने आप लोग को समझा दिया था। अब देखो यहां पर मैंने लिख भी दिया है 1453 के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल फेल टू द ऑटोमन टर्क्स। ऑटोमन टर्क्स ने उसको कैप्चर कर लिया, अरब उसमें इंटरमीडिएट बन गए, और जो लैंड रूट था इंडिया वो कंट्रोल हो गया किसके द्वारा? अरब के द्वारा। इसको अपोजिट भी बोल सकते हो, लैंड रूट कंट्रोल हुआ अरब के द्वारा, क्योंकि अरब इंटरमीडिएट थे। क्यों थे? क्योंकि ऑटोमन टर्क्स ने उसको कैप्चर कर लिया था, वो उसके अंदर आ गया था। खैर आगे और बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है प्रोस्पेरिटी आल्सो एग्रीमेंट विद XYZ चीजें लिखी हुई है, उसके ऊपर नहीं जाना है, वो मैंने सारी चीजें समझा दी। देखो यहां पर वेनिस एक सिटी लिखी हुई है। ये जो वेनिस सिटी थी ये ओरिएंटल गुड्स के लिए, जो सामान है, जो प्रीशियस आइटम्स है, उसके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही छोटी थी, छोटा बाजार था। एक बड़े बाजार को ढूंढना है, और ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस मैंने आप लोग को बता दी। पुर्तगाल क्लेम किया ईस्ट और स्पेन ने क्लेम किया वेस्ट की तरफ। और अगला मैंने बताया था कि 1487 में जो बार्थोलोमियास था उसने केप ऑफ गुड होप
अफ्रीका, वहां आकर वो रुक गया था, आगे नहीं बढ़ पाए। इसके बाद भी काफी आए, तो इसलिए कहा जाता है कि जब बार्थोलोमियस आए उसके बाद भी आए, लेकिन वो भारत तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा लाशों के ढेर पर से आया। लाशों के ढेर का मतलब ये था कि जितने भी नाविक आ रहे, जितने भी नागरिक आ रहे हैं पुर्तगाल के, वो कहीं ना कहीं बीच में ही आके रुक जाते हैं। और फाइनली कौन आ गया? फाइनली वास्को डी गामा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं स्टोरी को। तो इतनी स्टोरी आप लोगों ने जान ली, अब अगली स्टोरी क्या है? ठीक है, तो अब तक ये जो स्टोरी आपने समझी है, एक माइंड में एक चीज आ गई होगी कि अच्छा चीजें ऐसे ऐसे चल रही है और ऐसे ऐसे चीजें हो रही है। अब देखो यहां पर क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इंडिया में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग अब समझ लेते हैं। ये तो हमने यूरोप वगैरह इन सब की बातें की, अब इंडिया के बारे में। अब देखो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ये आपको दिखाई देगा कि पता है इंडिया यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है, और यहाँ पर सनरेज थोड़ा सा तिरछी लाई करती है, मतलब डायरेक्टली ही लगा लो। यहाँ का तापमान ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा है, और जब टेम्परेचर तापमान ज्यादा होगा तो उसको ट्रॉपिकल रीजन कहेंगे, उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। तो यहाँ पर वो फसलें होगी जिसके लिए तापमान ज्यादा चाहिए, मिर्च, मसाले, ये सारी चीज, नारियल वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आपको ज्यादा दिखाई देगी। तो ये जो मालाबार कोस्ट है, ये पूरा का पूरा यहाँ का तापमान, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से मसाले वगैरह ये ज्यादा हो रहे हैं। और आपको पता है कि जो मांस वगैरह है, जो मीट वगैरह, उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए? मसाले चाहिए। और आप आगे चलकर आपको चीजें दिखाई देगी कि पूरा का पूरा रीजन जो है ये मालाबार, ये मसालों के लिए ही फेमस है। अब जब आगे की क्लासेस के अंदर देखोगे तो पुर्तगाल की कंपनी, पुर्तगीज जो है वो किसके ऊपर फोकस करेंगे? स्पाइसेस वगैरह में, मसालों के ऊपर फोकस करेंगे, और वो ज्यादातर अपनी कंपनी कहां पर बसाएंगे? यहाँ पर बसाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मसाले ज्यादा हो रहे हैं। ये मसालों के लिए फेमस है, ये सिल्क वगैरह सूती वस्त्र के लिए फेमस है। एक मसाले एक वस्त्र, एक मसाले एक वस्त्र, दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो स्पेन तो यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि स्पेन तो किस तरफ गया है? वेस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ कौन आया है? पुर्तगाल। अब आप कहोगे सर जी ये बताओ कि पुर्तगाल ही क्यों? रीजन बता देता हूं, क्योंकि उनका जो नेवल सिस्टम था, जो उनकी नौसेना थी, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे सुप्रीम थी। या तो स्पेन की हुआ करती थी या पुर्तगाल की। स्पेन के साथ तो ट्रीटी कर ली, वो तो चीजें वहां पर चली गई, बचा अकेला कौन? पुर्तगाल। ब्रिटेन बाद में आएगा। ब्रिटेन जब स्पेन को हरा देगा तो स्पेन को हराने के बाद आएगा कि देखो अब मैं वापस आ गया। ठीक है, तो आगे चलकर चीजें आप लोगों को एक एक चीजें समझ में आएगी। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और यहां पर समझना आप लोग, अब होगा क्या? ये जो रीजन है, अब मैं बात करता हूं वास्को डी गामा की। 1498 के अंदर वो लगभग वहां से चला, और 90 दिन की यात्रा करके अब्दुल मजीद जो थे, एक अरब व्यापारी थे, मतलब एक नेविगेटर थे, उनको अरब सागर में मिलते, उनको रास्ता दिखाते हैं। उनकी सहायता से वो कहां पर पहुंचते हैं? कालीकट तट पर पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं वो? कालीकट पर। कहां पर पहुंचते हैं? कालीकट पर। अब देखो कालीकट पर क्या हुआ, स्टोरी जाननी है आपको कि कालीकट क्यों पहुंचे, कालीकट ही क्यों चुना। एक तो आप देखो कालीकट कहां पर? मालाबार कोस्ट पे। किसके लिए फेमस? मसालों के लिए फेमस है। दूसरा समझना कि कालीकट तट पर क्यों आया और कहां से आया। तो बता देता हूं, अफ्रीका का जो केप ऑफ गुड होप है, उस अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर वो यहां पर कालीकट की तरफ पहुंचा। तो जब वो कालीकट की तरफ पहुंचा तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया कि हम आपका स्वागत करते हैं। खैर वो चीजें आप लोग को धीरे धीरे इस तरीके की चीजें आपको दिखाई देंगी। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूं, आज की क्लास में वो कंप्लीट नहीं बता पाऊं क्योंकि वो अगले सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर होगा। अब वो कालीकट पे ही क्यों पहुंचा, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। कालीकट, इस जगह के बारे में आपको ध्यान रखना है, अगली क्लास में भी रिपीट कर दूंगा। एक एम्पायर हुआ करता था, एक साम्राज्य हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। ये जो विजयनगर साम्राज्य है आपको दिखाई देगा, आप हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो बैटल ऑफ तालीकोटा, जो तालीकोटा का युद्ध हुआ, उस तालीकोटा के युद्ध के अंदर ये छोटे छोटे राज्य के अंदर टूट जाता है, छोटे छोटे राज्य के अंदर टूट जाता है। और उसी छोटे छोटे राज्य के अंदर एक आपको कालीकट दिखाई देगा, और उस कालीकट के जो शासक थे उनका नाम था जमोरिन।
तो ध्यान रखना, जब विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर बड़ा साम्राज्य जब टूटा, तो टूटने के बाद छोटे छोटे राज्य वहां से दिखाई देंगे, और उसी में एक छोटा राज्य था, कौन सा? कालीकट। कौन सा राज्य था? कालीकट था। और वो जो कालीकट था, उसका शासक, जो उसका रूलर था, वो कौन था? जमोरिन। आगे की स्टोरी मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास के अंदर वो मैं कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा। तो अब तक तो आपने सिर्फ बैकग्राउंड जाना है कि भाई यूरोपियन कंपनी क्यों आ रही है और क्या क्या चीजें यूरोप के अंदर हो रही है। देखो बच्चों, बता देता हूं, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो सिर्फ एक तरफा मत देखो। एक तरफा का मतलब कि एक चीजें मत देखो। आप यूरोप के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखो, आप इंडिया में क्या चल रहा है वो भी देखो। अब आप खुद सोचो कि भाई इन्होंने कालीकट को ही क्यों चुना। ये चुन सकते थे नॉर्थ इंडिया को, कोई मसाले नहीं, बात ठीक है। यहां पर कोई दूसरी जगह गुजरात वगैरह चुन सकते थे, क्योंकि आपको दिखाई देगा कालीकट का शासक उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है ये। और दूसरा आपको दिखाई देगा, कालीकट एक ऐसी जगह है जो विजयनगर साम्राज्य से काफी दूर है, और विजयनगर साम्राज्य ना के बराबर है वहां पर, मतलब तालीकोटा युद्ध के बाद वो कंप्लीटली टूट चुका है। तो ऐसी चीजें चाहिए उनको। तो ये इन चीजों की वजह से ये लोग ये कहां पर पहुंचे? कालीकट तट पर पहुंचे। खैर, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया। आगे की क्लास के अंदर जब मैं कंटिन्यू करूंगा आगे की क्लास, तो मैं कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा कि आगे चलकर जब पुर्तगाल आए तो भारत के अंदर क्या क्या चीजें हुई, भारत के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। वास्को डी गामा की स्टोरी आगे की क्लास के अंदर आपको समझनी है। आज के लिए इतना काफी है। आज की क्लास को यहीं पर मैं ओवर करता हूं। ओवर करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को आज की क्लास में जो जो बताया है, पढ़ाया है, कि बता देता हूं कि आप अगली क्लास में जब भी आओ तो आज की क्लास को पढ़ के आना। क्या क्या पढ़ना आपको? एक तो ट्रीटी पढ़नी है पुर्तगाल और स्पेन के बीच में कब हुई, क्या क्या रीजन रहा, क्या क्या चीजें हुई। और दूसरा आपको रेनेसां पीरियड के बारे में मैंने जो बताया उसको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान रखना है, वर्ल्ड लेवल की जो चीजें हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करनी है। फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास में और मजा आने वाला है। अभी तो वास्को डी गामा आया है, अभी तो स्वागत करेंगे, अरब व्यापारी रूठेंगे, रूठे हुए को मनाएंगे। तो देखना अगली क्लास के अंदर कैसे मनाते हैं, कैसे रूठते हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अभी की क्लास को मैं यहीं पर ओवर करता हूं। जाते जाते जो मेरा हमेशा से एक वर्ड रहता है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एग्जाम ऐलान, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाना। और जितनी भी जो भी टीम हमारी है जो आपसे जुड़ी हुई है, चाहे वो रीजनिंग के प्रशांत सर हो, चाहे इंग्लिश के रवि डागर सर हो, चाहे कुलदीप सर हो, चाहे मैं हूं, भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। जितना बन सकता है हम लोगों से, जितनी चीजें हो सकती है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। जल्दी अगली वीडियो आएगी, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। वो चीजें हम लोग कंटिन्यू वहां से करेंगे। आज के लिए थैंक यू।